हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। अब हम करते हैं नेक्स्ट डीपीपी सॉल्व, फाउंडेशन की फर्स्ट डीपीपी। ठीक है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग नींव अभियांत्रिकी जो भी है आपके पास, कुछ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द सॉइल इज ऑफ एक्सपेंसिव टाइप, अगर सॉइल आपके पास एक्सपेंसिव टाइप की होती है, लाइक इन ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल हमें पता है कि स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ द मॉन्ट मोइलोनाइट मिनरल। इसकी जो स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देन द बेस्ट फाउंडेशन टाइप इज, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सिंपल सी चीज़ है कि अगर ऐसी कोई भी सॉइल है, अगर जिस भी सॉइल के ऊपर, जिस भी पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर अपना स्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो, अगर वो सॉइल की इंजीनियरिंग बिहेवियर, अगर सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज वीक होती हैं, तब हम शैलो फाउंडेशन कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शैलो फाउंडेशन आपके पास रिलेटिवली स्मॉलर डेप्थ पर ही लोग ट्रांसफर कर सकती है। तब डीप फाउंडेशन या फिर मैट या राफ फाउंडेशन, अगर शैलो यूज करनी है तो राफ फाउंडेशन या मैट के फॉर्म में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर एक्सपेंसिव सॉइल के लिए अंडर रीम्ड पाइल सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। अंडर रीम्ड पाइल जो है वो हम यूज करते हैं। अंडर रीम्ड पाइल के अंदर होगा क्या, ये भी आपका डी फाउंडेशन के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। अंडर रीम्ड पाइल का मतलब हो गया इस तरह की बल्ब के फॉर्म में आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है अंडर रीम्ड पाइल में। ठीक है, तो ये डाया आपका ज्यादा होता है पाइल का बीच में, इससे जो है सॉइल में बीच जहां पर एक्सपेंसिवनेस दिखती है वहां पर इंटरलॉकिंग हो जाती है अंडर रीम्ड की वजह से। ठीक है, तो अंडर रीम्ड पाइल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शन पाइल ये सब डी फाउंडेशन के अंदर पढ़ेंगे हम। बैटर पाइल ये लिटरल लोड्स के लिए आती है, और एंड बियरिंग पाइल्स ये भी हम वहीं पर पढ़ने वाले हैं डी फाउंडेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ द सॉइल हैज अ वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी काफी कम है, एंड स्टिल इफ द पाइल्स आर नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, अगर पाइल आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बेस्ट चॉइस क्या रहने वाली है। मैंने आपको बोला है जब भी सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज वीक होंगी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज वीक होंगी, तो आपको हमेशा डी फाउंडेशन ही प्रोवाइड करनी है। लेकिन शैलो फाउंड, अगर डी फाउंडेशन जैसे इसने बोल दिया है कि पाइल फाउंडेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, वो फिजिबल ऑप्शन नहीं है, तब हमारे पास बेस्ट चॉइस क्या रह जाती है, तो हमारे पास बेस्ट चॉइस रह जाती है मैट फाउंडेशन या फिर डार्क फाउंडेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रैप फाउंडेशन। स्ट्रैप फुटिंग तो मैंने बताया था कि वो लोड बियरिंग तो होती नहीं है, स्ट्रैप तो दो फुटिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करी जाती है स्ट्रैप बीम को, तो वो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी नहीं। ठीक है, और यहां पर आपके पास इंडिविजुअल फुटिंग्स है, तो आइसोलेटेड फुटिंग्स बोल दो या इंडिविजुअल फुटिंग्स बोल दो, ये हम यूज करेंगे नहीं इसके अंदर। बचेगा आपके पास मैफ्ट या राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो मैफ्ट या राफ्ट, मैट या राफ्ट फाउंडेशन। और कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग कब यूज करते हैं, जब एक ही फुटिंग के ऊपर दो से ज्यादा कॉलम्स आप रेस्ट कर रहे होते हैं, दो से ज्यादा कॉलम वो कंटेन कर रहा होता है, तब उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सी। आ जाओ नेक्स्ट पे। फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल द वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी इज, एनसी की वैल्यू क्या होती है। अगर प्योरली कोहेसिव सॉइल है, इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस वाले केस के अंदर एनसी की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले केस के अंदर एनसी की वैल्यू आएगी 5.7। क्लास के अंदर डिराइव करके बताया था इन चीजों को। ठीक है, तो 5.7 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो जो इक्वेशन डेरिवेशन की थी हमने तड़दागी बियरिंग कैपेसिटी की, वहीं से हम इसको भी देख लेंगे। जब फाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो एनसी की वैल्यू 5.7 आपको देखने को मिलेगी। चलो ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज अ शैलो फाउंडेशन, इनमें से शैलो फाउंडेशन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले पाइल फाउंडेशन बिल्कुल नहीं, शैलो फाउंडेशन नहीं है। वेल फाउंडेशन ये भी शैलो फाउंडेशन नहीं है। पायर फाउंडेशन ये भी नहीं है। तो राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ योर शैलो फाउंडेशन। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी, इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट। इन अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी टेस्ट के बारे में पूछा गया। मैंने आपको बोला था तीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसपीटी टेस्ट हो गया, एक प्लेट लोड टेस्ट हो गया, और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया। तीनों टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तीनों के एजम्पशंस, तीनों की आपकी इक्वेशन, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ ग्राउंड फॉर 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल आर 2, 4, 7 एंड 9, देन द ऑब्जर्व्ड एसपीटी वैल्यू इज, एसपीटी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में अप टू 15 सेंटीमीटर की वैल्यू को तो हम नेगलेक्ट करके चल रहे होते हैं, उसके ऊपर की वैल्यूज हमें लेनी है। उसके ऊपर की वैल्यू मतलब उसके ऊपर अप टू 30 सेंटीमीटर की वैल्यूज को हम लेते हैं। इसका मतलब 15 से 45 तक की जो वैल्यूज है वो लेंगे। तो 15 तक की वैल्यू का इसका मतलब क्या, दो को तो आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो बचेगा क्या 4 और 7। तो नंबर ऑफ लोज कहाँ से आ जाएंगे, 4 और 7, दैट इज 7 + 4 दैट इज 11। तो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। एसपीटी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द पाइल्स ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रजिस्ट इंक्लाइन लोड्स आर नोन एज, ये मैंने बताया आपको बैटर पाइल्स बोलते हैं इस तरह की पाइल्स को, जो किसी इंक्लिनेशन पर लगी होती है ताकि लेटरल लोड्स को रजिस्ट कर सके। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखती होंगी आपकी बैटर पाइल्स, मतलब किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर, ये इस तरह से किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन में लगेगी ये पाइल, तो ये क्या करेगी, लेटरल लोड्स जो आपके पास लगेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लोड्स इस तरह से लगते हैं उसको रजिस्ट करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं बैटर पाइल्स। ठीक है, शीट पाइल्स, गाइड पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, ये सब चीजें अलग अलग हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास लेटरल लोड्स का पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
सी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द फाउंडेशन एट विच shear फेलियर इन सॉइल अकर्स इन द इज कॉल्ड एज। तो लोड पर यूनिट एरिया फॉर फाउंडेशन एट विच shear फेलियर इज अकर, मतलब सॉइल के अंदर हमें बेसिकली पता है कि सॉइल ऑलवेज फेल्स इन shear, तो shear में सॉइल फेल होगी तो ये सॉइल की बेसिकली अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। तो बेसिक डेफिनेशन से आपसे पूछा गया है। देखो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, हमने कंसोलिडेशन में पढ़ा है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर बी विल बी राइट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल के अंदर अगर वाटर टेबल राइज करती है अप टू द ग्राउंड सरफेस, reduces the net ultimate bearing capacity, reducing net ultimate bearing capacity approximately by। देखो net ultimate bearing capacity अगर QN आप कैलकुलेट करते हो तो QU माइनस गामा DF कैलकुलेट करते हो, इस तरह से करते हो आप, ठीक है। QU माइनस गामा DF ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। अब गामा की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर अगर आपका वाटर टेबल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो मैंने क्या लिखवाया था नोट के अंदर, लिखवाया था इसको, अगर वाटर टेबल अप टू द ग्राउंड लेवल बढ़ जाती है तो अब अप्रोक्सीमेटली 50% तक आपकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है बियरिंग कैपेसिटी शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ। बियरिंग कैपेसिटी किसी भी पर्टिकुलर सॉइल की हम कैलकुलेट करते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए, सेटलमेंट और शेयर दोनों क्राइटेरिया होते हैं। तो देखो यहाँ पर शेयर ओनली, सेटलमेंट या सेटलमेंट एंड शेयर दोनों ही क्राइटेरिया, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी फेलियर जो होता है आपके पास वो भी आपका क्राइटेरिया, दैट इज शेयर का क्राइटेरिया हो गया, और दूसरा सेटलमेंट का क्राइटेरिया। दोनों क्राइटेरिया को ध्यान रखोगे और फिर हम देखते हैं ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर फाउंडेशन। आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है राफ्ट फाउंडेशन इज यूज्ड। राफ्ट फाउंडेशन क्यों यूज होता है? टू इंक्रीज द फाउंडेशन एरिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन का आपके पास जो ये एरिया होगा कितना होगा, ज्यादा होगा। राफ्ट या मैट फाउंडेशन के अंदर क्या होता है, राफ्ट या मैट फाउंडेशन के अंदर आपके पास जितने भी कॉलम यूज हो रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, अगर सारे कॉलम को सपोर्ट कर रहा है कोई पर्टिकुलर स्लैब या फुटिंग, तो ये आपका कहलाता है राफ्ट या मैट फाउंडेशन। क्लियर है? तो यहां पर देखो इस तरह से, तो इंक्रीज द फाउंडेशन एरिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वेयर द सब सॉइल इज सॉफ्ट, हाँ बिल्कुल सही है। जब सॉइल जो आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर के नीचे की सॉइल है अगर वो वीक है, सब सॉइल मतलब सॉफ्ट सॉइल है, हार्ड सॉइल नहीं है, स्टिफ सॉइल नहीं है, डेंस सॉइल नहीं है, उस वाले केस के अंदर मैट या राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। तो रजिस्ट द हाइड्रोलिक अपलिफ्ट, ये भी सही बात है। नेक्स्ट आपके ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा डी। ये सारा हमने पॉइंट बाय पॉइंट क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन which would cause shear failure of the soil support is known as ultimate bearing, safe bearing, allowable bearing and net soil pressure. So basically intensity of loading at the base of foundation which will cause shear failure, ये आपका कहलाएगा ultimate bearing capacity, ठीक है। डेफिनेशन के फॉर्म में अभी एक क्वेश्चन पहले भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन अभी हमने किया था। अभी 2-4 क्वेश्चन पीछे जाओगे स्लाइड्स के अंदर, वहीं पे सेम क्वेश्चन इस तरह से हमने पहले भी इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर दिया है। तो विच विल कॉज अ shear failure की बात कर रहा है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा आपके पास। आ जाओ नेक्स्ट पे। The type of bearing capacity failure at shallow depth in very dense sand is known as, very dense sand। देखो 3 तरह के फेलियर हमने पढ़े थे, ठीक है। लोकल फेलियर, जनरल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर। अगर आपकी जो सॉइल है वहां पर बहुत डेंस सॉइल है तो मैंने क्या बताया था, जनरल शेयर फेलियर जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पंचिंग तो देखने को मिलेगा नहीं, लोकल देखने को मिलेगा नहीं, कंबाइंड नहीं है, जनरल शेयर फेलियर, मतलब करेक्ट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। ये इस तरह के वन लाइनर हैं जो आपके नोट्स के अंदर डायरेक्टली लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी को आपको याद करते हुए चलना है और एक एक लाइन से क्वेश्चन फॉर्मेशन बिल्कुल हो सकता है, वो देख सकते हो कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के। डायलेंट टेंसी करेक्शन फॉर एसपीटी एन वैल्यूज अप्लाइड टू। डायलेंट टेंसी करेक्शन कब लगाते हैं? जब पहली बात तो जब ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास 15 से ज्यादा हो तब डायलेंट टेंसी करेक्शन लगाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा है कौन से तरह की सॉइल के अंदर लगाओगे, तो फाइन सिल्टी ड्राई सैंड है या सैचुरेटेड ग्रेवल है या फिर ड्राई ग्लेज है या फिर फाइन सिल्टी सैचुरेटेड सैंड है। तो फाइन सिल्टी सैचुरेटेड सैंड्स के लिए हम जनरली डायलेंट टेंसी करेक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने आपको लिखवाया है। और बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि ऑब्जर्व वैल्यू जब आपके पास n ग्रेटर देन 15 होगा तब आप डायलेंट टेंसी करेक्शन को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो दैट इज 15 + 1/2 and 1 - 15, ठीक है। ये करेक्शन आप इस तरह से लगा के करेक्टेड एसपीटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी विल बी द राइट आंसर फॉर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फुटिंग विच स्प्रेड्स द सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज लोड का मतलब ऊपर जो लोड लग रहा है आपके पास, सुपर इम्पोज लोड लग रहा है ऑफ वॉल और कॉलम ओवर अ लॉन्गर एरिया इज नोन एज। तो ऐसी फुटिंग जो इस लोड को, सुपर इम्पोज लोड को, अप्लाइड लोड को स्प्रेड करे लार्जर एरिया में, उस तरह की फुटिंग को क्या बोलेंगे? उस तरह की फुटिंग को बोलेंगे स्प्रेड फुटिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सी।
नाम में ही लिखा है, समझ में आ ही रहा होगा, और साथ ही साथ दोनों का मतलब भी पता है। बाकी ऑप्शन देख लो, पाइल फुटिंग बिल्कुल नहीं। पाइल फुटिंग या पाइल फाउंडेशन में जो भी आपके पास फुटिंग होती है या फिर फाउंडेशन होता है, वो लोड को ट्रांसफर दो मैकेनिज्म से करता है। एक तो एंड बियरिंग से करता है, और दूसरा आपके पास स्किन फ्रिक्शन से, मतलब साइड साइड सरफेस से आपके पास यहाँ पर लोड को कैरी ऑन कर रहा होता है। तो यहाँ भी हमने स्किन फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, स्किन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, जब मूवमेंट ऑफ सॉइल ज़्यादा है कंपेयर टू द ड्रिवन जो आपके पास आ रही है। तो ये दोनों ही चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर। और सिमिलरली अगर शैलो फाउंडेशन में देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको एंड बियरिंग देखने को मिलेगा। तो एंड बियरिंग के थ्रू लोड ट्रांसफर कर रहा है शैलो फाउंडेशन, और एंड बियरिंग प्लस आपका जो सरफेस रेजिस्टेंस है, इससे आपका जो फ्रिक्शन के थ्रू कर रहा है वो कर रहा है पाइल फाउंडेशन। ठीक है, तो दोनों चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज स्प्रेड फुटिंग। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अ फाउंडेशन इज कंसिडर्ड टू बी शैलो इफ इट्स डेप्थ इज, अगर कोई आपके पास फाउंडेशन है वो शैलो फाउंडेशन है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? ये क्राइटेरिया तरजागी ने दिया है, ये क्राइटेरिया आपके तरजागी ने दिया है। क्या दिया है कि df/b अगर लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब ये आपके पास शैलो फुटिंग कह देते हैं इसको। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर मैं स्कैम्पटन की बात करूं तो स्कैम्पटन ने क्या क्राइटेरिया दिया था? स्कैम्पटन ने दिया था कि अगर डेप्थ बाय बी लेस देन 2.5 होगा तब हम शैलो मानेंगे इसको, तब हम शैलो मानेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरल जो ज्यादा जनरलाइज्ड जो चलता है रिकमेंडेशन वो चलता है तरजागी का, दैट इज df/b इज लेस देन इक्वल टू 1। इसके अलावा अगर df/b आपके पास, इफ df/b इज ग्रेटर देन 1, तब ये डी फाउंडेशन हो जाएंगी। अगर df/b आपके पास 1 से 15 तक होता है तो ये मॉडरेटली डीप आपके पास हो जाएगा, दिस विल बी योर मॉडरेटली डीप फाउंडेशन। और अगर df/b का जो रेशियो आ रहा है वो ग्रेटर देन 15 होगा तो ये वेरी डीप फाउंडेशन हो जाएगा, देन इट विल बी वेरी डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया लिमिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। तो क्या करेक्ट आंसर आ गया इसका? शैलो कब होगा? लेस देन इक्वल टू और लेस देन इट्स वेट, तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मींस डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन विच सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ फुटिंग्स ऑफ लोड्स ऑफ अ सिंगल यूनिट एंड कवर्स द होल लोडेड एरिया। सीधी सी बात है, सारे फुटिंग्स को कवर कर जाए, ऐसा ऐसा कौन सा आपके पास होता है? ऐसा आपके पास होता है राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो स्प्रेड फुटिंग नहीं है, कंबाइंड फुटिंग नहीं है, स्ट्रिप फुटिंग भी बिल्कुल नहीं है। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है? जब लेंथ बहुत ज्यादा होती है विड्थ से, तब उसको हम स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। ठीक है, तो रफ फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ पा रहे होगे एक ही कॉन्सेप्ट पे लैंग्वेज चेंज कर करके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज नॉट ट्रू एज पर तरजागीज बियरिंग कैपेसिटी। नॉट पूछा, इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, कब नॉट पूछा है, कब डायरेक्ट पूछा है। तो सॉइल इज आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, बिल्कुल ठीक है। लोड अप्लाइड इन वर्टिकल एंड नॉन एंड इसेंट्रिक, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ, और बेस ऑफ द फुटिंग इज स्मूथ। कोई जरूरी नहीं है कि बेस ऑफ द फुटिंग आपके पास स्मूथ हो यहाँ पर। ठीक है, तरजागी बियरिंग कैपेसिटी में बेसिकली बेस ऑफ द फुटिंग को स्मूथ मानना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ रफ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? नॉट पूछा है तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास डी विल बी द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन तो क्लियरली दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है कि लोड अप्लाइड वर्टिकल एंड नॉन और इसेंट्रिक हो सकता है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ होगा, मतलब शैलो फाउंडेशन की बात हो रही है। तो सिमिलरली आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस दोनों भी हमारे पास सिमिलर अजम्पशन रहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्लेट लोड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, प्लेट लोड टेस्ट क्या डिटरमाइन करने का काम आता है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग डैम्पनेस बिल्कुल भी नहीं, थिकनेस ऑफ पेमेंट लेयर बिल्कुल नहीं, तो बियरिंग कैपेसिटी, हाँ सही बात है, तो बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए काम आता है आपके पास क्या? प्लेट लोड टेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर विल बी डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट के रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। क्या क्या स्टेटमेंट है? पहला है, द टेस्ट रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट्स only the character of soil located, only the character of soil located within a depth less than twice the width of the bearing plate। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, विद इन द डेप्थ, जब आपके पास द टेस्ट रिजल्ट रिफ्लेक्ट ओनली द कैरेक्टर ऑफ सॉइल लोकेटेड विद इन द डेप्थ लेस देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द प्लेट, मतलब अगर आपके पास फुटिंग, ये फुटिंग की जो विड्थ है ये बी है, तो आपके पास जो कैरेक्टर, जो आपके सॉइल के जो आपके सॉइल के कैरेक्टर शो करेगा वो अप टू लेस देन ट्वाइस ऑफ बी, लेस देन ट्वाइस ऑफ बी तक के सॉइल के लिए आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दिस टेस्ट गिव्स द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑल्सो, नहीं, ये टेस्ट अल्टीमेट सेटलमेंट नहीं देता है, ये टेस्ट बेसिकली आपको इमीडिएट सेटलमेंट देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये अल्टीमेट सेटलमेंट नहीं देगा, ये आपको देगा क्या? इमीडिएट सेटलमेंट की वैल्यूज को, इमीडिएट सेटलमेंट की वैल्यू को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, स्टेटमेंट ए इज ट्रू प्लस बी इज फॉल्स, इसका मतलब करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा
आंसर ए विल बी राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। विड्थ ऑफ द टेस्ट पिट इन अ प्लेट लोड टेस्ट शुड बी एटलीस्ट, जो विड्थ है टेस्ट पिट का विड्थ पूछा गया कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5 टाइम्स द टेस्ट प्लेट विड्थ। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जो आपके पास विड्थ ऑफ 5 टाइम्स मतलब विड्थ ऑफ द टेस्ट पिट होता है, ये 5 टाइम्स होता है विड्थ ऑफ द प्लेट के। विड्थ ऑफ द प्लेट के 5 टाइम्स होना चाहिए। ये जनरल रिकमेंडेशन है, हम लेके चलते हैं इसको जनरल रिकमेंडेशन को। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन डन हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप सारे क्वेश्चंस आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे, अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे सारे फाउंडेशन के क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी अंदर। टिल देन कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।